सब्सक्राइब कीजिए केवाईबी ब्लॉग चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ओके, वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने अपने लास्ट सेशन में ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स देखा था। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जरा सा एक बार रिकैप कर लेते हैं। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग एक कला है, ठीक है जी। सो अकाउंटिंग इज एन आर्ट, एक कला है। किस चीज़ की कला है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, ठीक है क्या? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, सो दैट एट द एंड ऑफ द पीरियड और एट द एंड ऑफ द ईयर the financial impact and the profit or loss or the ultimate result of the business वो हमको पता चले। यानी मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि बिजनेस में जितना भी इवेंट्स हो रहा है, जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, वो सारे को हमने रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करके उसको क्लासिफाई करना है, क्लासिफाई करके समराइज करना है। ये सब करने का उद्देश्य ये है कि हम एक पीरियड के बाद उस बिजनेस में लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, ये पता कर सके। साथ ही साथ ये भी पता कर सके कि उस बिजनेस में एक पर्टिकुलर तारीख को कितना हमारे पास एसेट है और कितना हमारे पास लायबिलिटी है। सो हमारा मेन उद्देश्य, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज व्हाट? फाइनल अकाउंट्स। सो हमने जर्नल किया, हमने लेजर किया, हमने ट्रायल बैलेंस किया। ये सब करके हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है फाइनल अकाउंट्स बनाना। ये सारा करने के पीछे एक ही ऑब्जेक्टिव है, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना। फाइनल अकाउंट्स में तीन प्रकार होते हैं, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स बेसिकली तीन तरीके के तीन स्टेटमेंट को मिला के फाइनल अकाउंट्स कहते हैं। फाइनल अकाउंट्स में एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा होता है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली आपका ग्रॉस प्रॉफिट बताता है। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, यानी वो बिजनेस को करने में आपका टोटल जो है वो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। किसको? सेल होने तक के खर्चा को या सेल होने तक के आमदनी को हम लोग कहाँ रखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट के पश्चात होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें आपका क्या जाता है? इसमें आपका सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस जाता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो आपका डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, बट वो आपको ज़रूरत है बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है जी। बिना उसके बिजनेस नहीं चलेगा, बट उसका सेल के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। कैसे, हम आपको समझाएंगे धीरे धीरे। तीसरा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपका क्या बताता है? बिजनेस में एक पर्टिकुलर तारीख को कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है। चलिए सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट समझते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है? सो ट्रेडिंग अकाउंट आपका कोई भी अकाउंट की तरह ही दिखता है, यानी वो भी कुछ इसी प्रकार का होता है। आपका लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होता है, राइट हैंड साइड क्रेडिट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में आपका सारा क्या जाएगा? खर्चा। और क्रेडिट साइड में क्या आता है? आमदनी। ठीक है जी। किस तरीके का खर्चा? डायरेक्ट खर्चा। खर्चा यानी एक्सपेंस। जो डायरेक्ट सेल से रिलेटेड हो। ट्रेडिंग मतलब खरीद बिक्री। अगर आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है, मतलब आप सामान खरीदते हैं और उसे बेचते हैं। सो ट्रेडिंग अकाउंट मतलब आपको सेल, आपने जो सेल किया उसको करने में, सेल को करने में
आपका क्या खर्चा आ रहा है, डायरेक्ट खर्चा क्या आ रहा है, वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में लिखाता है। डेबिट साइड में खर्चा, क्रेडिट साइड में आमदनी। सो क्रेडिट साइड में क्या जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स जाता है, ठीक है। और डेबिट साइड में क्या आता है? सेल्स से रिलेटेड जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं। कौन से एक्सपेंसेस? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी सेल को करने के लिए जो भी खर्चा आएगा वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, और सेल करने के पश्चात जो भी खर्चा आएगा वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। यानी सेल से एकदम डायरेक्ट ताल्लुकात रखने वाले जो भी खर्चे हैं वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। जैसे हम आपको बता दें, अगर आप साड़ी के विक्रेता हैं तो आप साड़ी कब सेल कर सकेंगे? जब आप साड़ी खरीद सकेंगे। तो यानी जो साड़ी आपने खरीदा यानी परचेज किया है वो आपका कौन सा खर्चा है? आपका डायरेक्ट खर्चा है, ठीक है जी। तो डायरेक्ट खर्चा कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में। सपोज उस साड़ी को आपको दुकान तक लाने में आपको रिक्शा भाड़ा पे करना पड़ा, जिसको हम लोग कैरेज इनवर्ड कहते हैं, ठीक है जी। कैरेज इनवर्ड यानी साड़ी को दुकान तक लाने में आपको खर्चा पड़ा, राइट। सपोज साड़ी दुकान तक नहीं पहुंचे तो क्या सेल हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। यानी साड़ी को दुकान तक लाना एक खर्चा है जो डायरेक्टली सेल को इफेक्ट कर रहा है, तो वो कहाँ जाएगा? वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। सिमिलरली फ्रेट, आप भाड़ा पे करते हैं, ठीक है जी। आप भाड़ा पे करते हैं। भाड़ा किस चीज़ का? सपोज आपने ट्रक हायर किया या एक सिटी से दूसरे सिटी आ रहा है तो आप एक फ्रेट पे करते हैं ना। ये फ्रेट किस लिए ज़रूरत पड़ता है? उस जो आपका कमोडिटी है, जो आपका गुड्स है, जो आपका साड़ी है, सपोज आप साड़ी का दुकान अगर चला रहे हैं तो उस साड़ी को दुकान तक लाने के लिए जो खर्चा है, क्योंकि जब तक साड़ी दुकान तक नहीं पहुंचेगा क्या साड़ी बिक सकता है? नहीं बिक सकता है। यानी ट्रेडिंग अकाउंट में आपका क्या जाता है? खर्चा। कौन सा खर्चा? डायरेक्ट खर्चा। किससे डायरेक्ट? सेल से डायरेक्ट रिलेशनशिप हो। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या जाता है? सेल। डेबिट साइड में क्या जाता है? सेल से रिलेटेड जितना डायरेक्ट खर्चा है, ठीक है जी। क्या क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाता है? याद रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में आपका डेबिट साइड में खर्चा जाता है और आपका क्रेडिट साइड में आमदनी जाता है। अब दोनों में अंतर क्या है? समझ लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाता है? आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग में आपने क्या किया? आपने बोला मुझे 500 रुपये का सेल हुआ है, उस 500 रुपये के सेल को करने के लिए मैंने 200 रुपया खर्चा किया है, तो आपका कितना लाभ हुआ? 300, ठीक है जी। डायरेक्ट लाभ कितना हुआ? 300। प्रॉफिट एंड लॉस में आपका क्रेडिट साइड में क्या आता है? ये जो 300 है, जो ट्रेडिंग अकाउंट का लाभ है, वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आता है। तो यहाँ पे आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 300। अब इधर खर्चा क्या बुक करते हैं? वो सारा खर्चा जो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट मतलब सेल होने के बाद का, या सेल को करने के लिए डायरेक्ट खर्चा नहीं, उसका इनडायरेक्ट खर्चा। जैसे सपोज आपने साड़ी बेच दी,
ठीक है। अब आपको साड़ी को दुकान से कस्टमर के घर तक पहुंचाना है, उसमें खर्चा होगा, हाँ जी होगा, उसको हम लोग कैरेज आउटवर्ड कहते हैं। बट क्या ये सेल करने के लिए ये खर्चा है या सेल होने के पश्चात का खर्चा है? तो ये सेल होने के पश्चात का खर्चा है, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं कैरेज आउटवर्ड। आपने एक अकाउंटेंट रखा है, क्या अकाउंटेंट साड़ी का सेल करता है? नहीं, अकाउंटेंट क्या करता है? सारी सेल होने के बाद का अकाउंटिंग वर्क करता है। कैशियर का पेमेंट, अकाउंटेंट का पेमेंट, सैलरी, क्या वो डायरेक्टली आपका प्रॉफिट इफेक्ट कर रहा है? क्या वो डायरेक्टली आपका सेल इफेक्ट कर रहा है? नहीं इफेक्ट कर रहा है, वो इनडायरेक्टली आपका सेल इफेक्ट कर रहा है। तो वो आपका कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसी तरीके से जो भी एक्सपेंसेस है जो आपका डायरेक्टली आपका सेल को नहीं इफेक्ट करता है बट इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा हो, वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में यानी खर्चा साइड में लिखा जाता है। और आपके क्रेडिट साइड में क्या आता है? ट्रेडिंग से खींचा हुआ ग्रॉस प्रॉफिट और जितना भी आपका इनडायरेक्ट इनकम है। अब इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है? बहुत सिंपल सा चीज है। सपोज आप साड़ी का दुकान चला रहे हैं तो आपका बिजनेस क्या है? साड़ी बेचना। अब सपोज करिए आपने 100 रुपया कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, उससे आपको 10 रुपये आमदनी आता है इंटरेस्ट। क्या वो आपके बिजनेस का डायरेक्ट आमदनी है कि इनडायरेक्ट आमदनी है? आपका बिजनेस किस चीज का है? सारी खरीद बिक्री का है। क्या आपका बिजनेस से जो आपने इंटरेस्ट इनकम कमाया, क्या वो आपका डायरेक्ट आमदनी है? नहीं, वो आपका इनडायरेक्ट आमदनी है। तो इनडायरेक्ट इनकम कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। सो ये आपका ब्रीफ था ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बैलेंस शीट हम लोग आगे देखेंगे। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने देखा, उसी के संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट दिया हुआ है, याद रखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। याद रखिएगा, हर समय ये एक पीरियड के लिए बनता है, कभी भी एज ऑन पर्टिकुलर डेट नहीं बनता। ये हर समय एक पीरियड के लिए बनेगा, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द पीरियड एंडेड। ठीक है जी। अभी फिलहाल आपको समझाने के लिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग बता रहे हैं। बट क्या होता है नॉर्मल केसेस में, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ बनता है। यानी ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे रहेगा और आधा पेज से नीचे से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनना शुरू हो जाता है। बट चूंकि अभी आपको समझना है, इसीलिए हम दोनों को अलग अलग आपको दिखा रहे हैं, सो दैट कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। याद रखिएगा, आपके ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में केवल नॉमिनल अकाउंट्स जाते हैं, रियल और पर्सनल अकाउंट आपके बैलेंस शीट में जाते हैं। तो अगर आपका नॉमिनल अकाउंट है तो वो आइदर ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। निर्भर करेगा कि वो सेल से डायरेक्ट रिलेशनशिप में है या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप में। अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप में है तो वो ट्रेडिंग में जाएगा, अगर इनडायरेक्ट रिलेशनशिप में है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। यानी अगर बिजनेस के एक्टिविटी से अगर वो आपका ट्रांजैक्शन जो है, वो आपका अकाउंट हेड जो है डायरेक्ट लिंक से है तो वो ट्रेडिंग में जाएगा, अगर इनडायरेक्ट लिंक है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट आपका ग्रॉस प्रॉफिट बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका नेट प्रॉफिट बताता है, यानी शुद्ध लाभ, यानी जो लाभ सीधा आपके पॉकेट में जाएगा, जो आप खर्चा कर सकते हैं, जो आपके यूज के लिए है। ठीक है जी, आपके यानी बिजनेस के लिए। याद रखिएगा, आप
और बिजनेस अलग है। सो प्रॉफिट एंड लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट में वो लाभ निकलता है जो आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए यूज करेंगे, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को घटाने के बाद जो शुद्ध लाभ निकलता है, जिसको हम लोग नेट प्रॉफिट बोलते हैं, वो होता है कैपिटल, वो होता है ओनर के कैपिटल का शेयर। ठीक है जी, यानी वो आपके यूज के लिए होता है। ठीक है, चलिए फर्दर समझने के लिए आपका मॉड्यूल आपके पास होगा, वो मॉड्यूल का पेज नंबर 78 अगर आप देखेंगे तो 78 पे एक सवाल है, उसको हम लोग करेंगे अभी। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, परचेज ऑफ गुड्स 10,000, यानी गुड्स खरीदा गया। अब आप बताइए, गुड्स बिना खरीद के क्या आप सेल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी गुड्स खरीदना और सेल करना डायरेक्ट रिलेशनशिप में, तो वो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में कि प्रॉफिट एंड लॉस में? ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे टू परचेज। ठीक है जी, कितना है, 10,000 रुपया। अभी आप सोच रहे होंगे यहां मैंने इतनी जगह क्यों छोड़ दी, वेट। फिर आता है स्टॉक ऑन 1109, यानी 1 जनवरी 2009 का स्टॉक कितना है। ठीक है जी, यानी यहां पे हमें 1 जनवरी का अगर स्टॉक दिया हुआ है, यानी आपका ये जो पीरियड होगा, चूंकि 12 महीने का पीरियड होता है कोई भी अकाउंटिंग ईयर, याद रखिएगा अकाउंटिंग ईयर आपका 12 महीने का होता है। तो अगर आपका क्वेश्चन में 119 है तो 12 महीना क्या होगा आपका, 12 महीना होगा 31/12/2009। इधर भी क्या आ जाएगा, 31/12। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2009। क्यों 2009? क्योंकि क्वेश्चन आपका 2009 का है, और यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान देंगे, जो स्टॉक ऑन 1109, स्टॉक ऑन 1109 यानी साल के शुरुआत का स्टॉक दिया हुआ है आपका 1109। 1109 अगर शुरुआत है साल का, तो आपका अकाउंटिंग ईयर कितने का होता है, 12 महीने का। 12 महीने का यानी जैन टू दिसंबर, ये हो गया दिसंबर। ठीक है, स्टॉक ऑन 1109 2000, यानी ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक यानी वो स्टॉक जो आपके साल के शुरुआत में आपके हाथ में है। सपोज फॉर एग्जांपल लीजिए, आप सुबह उठे, आपके हाथ में 10 रुपया है सुबह को। ठीक है जी, आपने कहीं से आपको 100 रुपया मिला। ठीक है, 10 रुपया आपके हाथ में सुबह सुबह था, आपको 100 रुपया कहीं से मिला, शाम होते होते आपके पास 30 रुपया बचा हुआ है। तो आपने दिन भर में कितना खर्चा किया, 10 + 100 - 30 यानी 80 रुपया। तो आपसे अगर पूछा जाए कि आपने दिन भर में कितना खर्चा किया, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शुरुआत वाला जो 10 रुपया हाथ में लिया उसको लेना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम जो सेल कर रहे हैं उसको सेल करने के लिए मेरा कितना सामान बिक रहा है, तभी हम प्रॉफिट निकाल सकेंगे। सपोज हमने 100 रुपये का सेल किया, तो मेरा लाभ कितना हुआ कैसे पता चलेगा, हमको पता करना पड़ेगा कि ये जो 100 रुपये का सामान बिका उसका दाम कितना था। तो उसका दाम कैसे करेंगे, उसका दाम होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कितने रुपए का सामान बिका है। सपोज 70 रुपए का सामान अगर आपने बेचा, कितने में, 100 में, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 30। इसीलिए हम लोग ओपनिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में
डेबिट साइड पे लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्ट वेजेस 2500, क्या लिख दिया इसने, डायरेक्ट वेजेस, यानी वो वेज जो सेल करने के लिए हमको डायरेक्टली इफेक्ट करता है, तो वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस में कि ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग में। आपका ओपनिंग स्टॉक कितना लिखा हुआ है, 2000 रुपए। याद रखिएगा, वेजेस अगर आता है, वेजेस वर्ड अगर आता है तो वो आपका हर समय ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, और अगर सैलरी है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट है सैलरी 2500 रुपया। अभी मैंने क्या बोला, सैलरी कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सैलरी मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है उसको जो आप पेमेंट करते हैं वो हम लोग सैलरी में बुक करते हैं, और वेजेस मतलब जो आपका लेबर डायरेक्टली एम्प्लॉयड होता है ट्रेडिंग करने में, उसको हम लोग वेजेस में बुक करते हैं। तो इसीलिए सैलरी मेरा इनडायरेक्ट पेमेंट हुआ। कितना है, 2500 रुपया। नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस आपका कहां जाएगा, बता सकते हैं। जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस मतलब आपका सेल से डायरेक्ट खर्चे का रिलेशन नहीं है, वो जनरली खर्चा होता है। मतलब अगर आप सेल नहीं भी करें तो वो खर्चा शायद हो, जैसे रेंट, बिजली का बिल, पानी का बिल। आप एक भी सामान नहीं बेचे फिर भी आपको बिजली का बिल देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। सो जनरल एक्सपेंस मतलब सामान्य खर्चा, यानी वो खर्चा जो आपको करना ही पड़ेगा चाहे आप सेल करें या ना करें। सो कितना है, 1700। फिर आता है आपका स्टॉक ऑन 31/12/09, 1500, ठीक है। सो आपका स्टॉक ऑन 31/12/09 मतलब हुआ आपका क्लोजिंग स्टॉक, यानी आपने सपोज करिए हमने जो एग्जांपल दिया था, 10 रुपए सुबह आपके हाथ में था, 100 रुपए आपको मिला, और शाम होते होते आपके हाथ में 30 रुपया बचा, तो वो 30 रुपया जो है आपका क्लोजिंग है, ठीक है जी। सो क्लोजिंग आपके पास कितना हाथ में सामान पड़ा हुआ है, सो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 1500 रुपया। नेक्स्ट है आपका डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। आपको याद होगा प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्या होता है, फॉल इन दी वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है जी। अब आप बताइए एसेट का वैल्यू कब फॉल होगा, जब यूज होगा तभी होगा कि बिना यूज किए भी हो सकता है। प्रीवियस सेशन में आपको याद होगा कि मैंने कहा था ऑब्सोलेसेंस, पैसेज ऑफ टाइम, यानी अगर आप नया मशीन यूज ना भी करें तो भी उसका वैल्यू गिरेगा, यानी अगर आप उसको बिजनेस में ना भी यूज करें डायरेक्टली तो भी उसका वैल्यू गिरते रहेगा। तो क्या वो वैल्यू गिरना खर्चा है, खर्चा है। क्या वो डायरेक्टली सेल से रिलेटेड है, जी नहीं। अगर आप सेल नहीं भी करें तो भी वो खर्चा आपको पे करना पड़ेगा। सो ये इनडायरेक्ट खर्चा है। टू डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2100। फिर आता है डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है, 1250। नेक्स्ट है
सेल, सेल कितने का है? 35,000 का। अब मैं इसको अंदर क्यों लिख रहा हूं आप सोच रहे होंगे। अब सेल कितना है? 35,000 का। बट अगर आप ऊपर जाएंगे, मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया था, रिटर्न इनवर्ड, वो इसीलिए छोड़ दिया था। रिटर्न इनवर्ड मतलब आपने जो सेल किया है वो वापस आ गया है। सो आपने 35,000 का सेल किया बट वापस कर दिया कस्टमर ने कितना? 200 रुपए का। तो क्या आपका सेल 35,000 का है? नहीं, आपका सेल कितने का है? बाई सेल माइनस रिटर्न। रिटर्न यानी वापस आ गया, कितना? 200 रुपया। 200 रुपया वापस आने के बाद आपके पास कितना बचा? सो टोटल आपने सेल कितने का किया? 34,800 का। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कैरेज आउटवर्ड। अगर आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था, कैरेज आउटवर्ड सेल होने के पहले का खर्चा है कि बाद का? सेल होने के पश्चात का खर्चा है, यानी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। कितना जाएगा? 500। और कुछ बचा है? सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप यानी रद्दी। आपके घर में न्यूज़पेपर रहता है, न्यूज़पेपर अगर आप रद्दी में बेचते हैं तो आपको कुछ आमदनी होता है, राइट? बट क्या वो आपका मेन आमदनी है? जी नहीं। वो आपका आमदनी जो है वो इन एडिशन, यानी ऊपरी और थोड़ा आमदनी हो गया। बट क्या वो आपका डायरेक्ट आमदनी है? क्या उसी से आपका घर चलता है? नहीं। तो इसका मतलब ये जो सेल ऑफ स्क्रैप से 1200 रुपये आया, क्या ये बिजनेस का मेन आमदनी है कि इनडायरेक्ट आमदनी है? ये बिजनेस का इनडायरेक्ट आमदनी है, इनडायरेक्ट इनकम है या आमदनी है। तो वो कहाँ जाएगा? वो आपका प्रॉफिट में बाय सेल ऑफ स्क्रैप। कितना? 1,200। और कुछ बचा? जी नहीं, कुछ नहीं बचा। अब हम लोग क्या करेंगे? किसी भी लेजर अकाउंट की तरह इस दोनों अकाउंट को भी हम लोग बैलेंस करेंगे, अगर आपको याद होगा तो। बैलेंस करना यानी टोटल करना। तो जब हम टोटल करेंगे तो यहां पे टोटल आएगा आपका 800, 300, 36,300, 853,145,16, 36,300। अब इसका क्रेडिट भारी है कि डेबिट भारी है? क्रेडिट भारी है। सो डेबिट कितना से शॉर्ट हो गया? याद रखिएगा, अगर क्रेडिट भारी है यानी आपका आमदनी भारी है, यानी आमदनी ज़्यादा है खर्चे से। सो आमदनी अगर खर्चे से ज़्यादा है तो क्या ये अच्छा है बिजनेस के लिए या बुरा है? ऑब्वियसली बिजनेस के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे आपका क्रेडिट भारी है डेबिट से। सो डेबिट को बैलेंस आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे बैलेंस सीडी की जगह हम लोग क्या लिखते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड फॉरवर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? वो आपका है 21,800। टोटल आपका हो गया 36,300। दूसरे लेजर अकाउंट में और इसमें यही फर्क है कि दूसरे लेजर में हम लोग क्या लिखते हैं? बैलेंस सीडी। यहां क्या लिखते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड फॉरवर्ड टू पीएल अकाउंट। अगर क्रेडिट भारी है तो आपका प्रॉफिट होगा, अगर डेबिट भारी है तो आपका लॉस होगा। यानी इधर अगर आपको बैलेंसिंग करना पड़े तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, इधर अगर बैलेंसिंग करना पड़े तो आपका बाई ग्रॉस लॉस होगा। ठीक है जी, चलिए अब क्या लिखा है? ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड फॉरवर्ड टू और कैरीड डाउन टू पीएल अकाउंट। अब पीएल अकाउंट में क्या हो जाएगा? बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कहां से आया? फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। कितना आया?
21,800। ठीक है जी। अब फिर किसी भी लेजर अकाउंट की तरह इसको भी बैलेंस कर देंगे। सो आपका इधर टोटल कितना है, 8 2 10, 1 1 2 3, 23,000। अब आप देख लीजिए आपका डेबिट भारी है कि क्रेडिट भारी है। आपका क्रेडिट भारी है, तो अब आप इसको बैलेंस आउट करेंगे। यहां पे क्या लिखते हैं, टू नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध लाभ। अब ये कहां ट्रांसफर हो जाता है, ये भी कहीं कैरीड फॉरवर्ड होगा, तो ये टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट, जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है फाइनल अकाउंट्स का। सो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। कितना है नेट प्रॉफिट, 14,950। टोटल हो गया 23,000। सो आपने देखा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, दोनों का अंडरस्टैंडिंग आप समझ लीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट यानी सेल के रिलेशन में जो भी आपका डायरेक्ट खर्चा है वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में जाता है, और आपका क्रेडिट साइड में सेल और क्लोजिंग स्टॉक जाता है। आपके डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक और सेल से रिलेटेड जो भी डायरेक्ट खर्चा है वो जाता है। किसी भी अकाउंट की तरह ट्रेडिंग अकाउंट को भी बैलेंस करते हैं, और जो बैलेंस अमाउंट होता है उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं। अगर आपका क्रेडिट भारी है तो प्रॉफिट होगा, अगर आपका डेबिट भारी है तो लॉस होगा। डेबिट एक्सपेंस, क्रेडिट आपका आमदनी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या निकालता है, शुद्ध लाभ, जो आपके कैपिटल या बैलेंस शीट में चला जाता है, जो ओनर के खर्चे, ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए कर सकता है। सो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, वो यहां से ट्रेडिंग से उठ के यहां आ जाएगा। सो इसका भी क्रेडिट साइड में इनकम आता है, डेबिट साइड में खर्चा। प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से खर्चे लेते हैं, जो आपका बिजनेस से इनडायरेक्ट रिलेशनशिप में हो, यानी बिजनेस एक्टिविटी से इनडायरेक्ट कनेक्शन में हो। डायरेक्ट कनेक्शन में ट्रेडिंग में जाता है, इनडायरेक्ट कनेक्शन में प्रॉफिट एंड लॉस में। इनडायरेक्ट कनेक्शन मींस अगर हमारा ट्रेडिंग होता है, अगर हम बिजनेस चलाते हैं या नहीं चलाते हैं, तो भी हमको वो खर्चा लगते रहेगा। अगर हम ट्रेडिंग या वो बिजनेस करते हैं या नहीं करते हैं, अगर नहीं करते हुए भी वो खर्चा हमको अगर लगते रह रहा है, खर्चा यानी एक्सपेंस, तो मेरा वो इनडायरेक्ट खर्चा होगा, वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंस साइड में जाएगा। और इसी तरीके से ये आपका बैलेंस शीट में शुद्ध लाभ चला जाता है। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट देख लिया। ये फाइनल अकाउंट्स का पार्ट होता है। फाइनल अकाउंट्स में 3 स्टेटमेंट्स बनते हैं। एक होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा होता है आपका बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है आपके बिजनेस में लाभ हुआ है या घाटा हुआ है वो बताना। बैलेंस शीट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बैलेंस शीट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि आपके बिजनेस में कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है, एक पर्टिकुलर तारीख को वो बताना। ठीक है जी। चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है वो किस तरीके का होता है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये आपके सामने रखा गया है। एक चीज़ याद रखिएगा, बैलेंस शीट हर समय एक पर्टिकुलर तारीख को बनता है और पीरियड को नहीं बनता, यानी वो एक पर्टिकुलर डेट को रहेगा। एज एट, एज ऑन, फॉर अ पीरियड नहीं होगा, फॉर द ईयर एंडेड नहीं होगा। बैलेंस शीट हर समय एक पर्टिकुलर तारीख को बनता है। अब बैलेंस शीट मतलब बेसिकली ये आपका डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट वाला कॉन्सेप्ट में चला जाता है, जहां आपको क्या बोलता था, अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आपको याद होगा, समेशन ऑफ एसेट इज इक्वल टू समेशन ऑफ लायबिलिटी,
ठीक है जी। यानी आपका टोटल एसेट बिजनेस का हर समय लायबिलिटी के बराबर होगा, कभी भी एसेट लायबिलिटी से ज़्यादा नहीं होगा, लायबिलिटी एसेट से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है जी। अगर सपोज करिए कि आप अपनी माँ से 100 रुपये उधार लेते हैं तो आपके पास 100 रुपये कैश जो आपका एसेट है वो बन जाएगा और आपके माँ के प्रति 100 रुपये का दायित्व खड़ा हो जाएगा। अगर आप माँ से 100 रुपये लेते हैं तो आपको अपनी माँ को 100 रुपये ही लौटाना है, 120 रुपये नहीं लौटाना है। तो आपके पास जितना एसेट रहेगा उतने का ही आपको लायबिलिटी बनेगा, उससे ज़्यादा का लायबिलिटी नहीं हो सकता। ये आपका डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है। सिग्मा एसेट इज इक्वल टू सिग्मा लायबिलिटी जो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन बताता है, यानी टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। राइट हैंड साइड पे हम लोग एसेट्स डालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग लायबिलिटीज डालते हैं। 4 कॉलम होता है, कैपिटल एंड लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, अमाउंट में हम लोग फिगर्स डालते हैं, इधर हम लोग बाकी सारा डिटेल ब्यौरा प्रेजेंट करते हैं। एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग एसेट्स देख लेते हैं। एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज बैलेंस शीट को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, वो यहाँ पे मेंशन्ड है, लेस लिक्विड टू हाई लिक्विड। और पहले एसेट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में एसेट को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है जिसमें मेंशन्ड है लेस लिक्विड से हाई लिक्विड। लिक्विड मतलब क्या? लिक्विड मतलब ऐसा एसेट जो आपका तुरंत कैश में तब्दील हो सके, कन्वर्ट हो सके। ठीक है जी। जैसे सपोज करिए कि आपके पास आप साड़ी के दुकानदार हैं, तो आपने अपने दुकान में एक एसी लगाया हुआ है। ठीक है। आप साड़ी को तुरंत बेच के कैश में तब्दील कर सकते हैं, विद इन आवर्स, विद इन आप घंटे, 1 घंटे के अंदर आप साड़ी को बेच के आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट क्या आपके दुकान में लगा एसी को आप इतनी जल्दी कैश में तब्दील कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, आपको टाइम लगेगा। बट अगर आप एसी के विक्रेता हैं और आपके दुकान में एसी लगा हुआ है, तो जो एसी आपके स्टॉक में है, क्या आप उसको तुरंत बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। पर जो एसी आपके दीवार पे टंगी हुई है, क्या उसको आप तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सो लेस लिक्विड यानी जिसको कैश में तब्दील करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। हाई लिक्विड यानी जो तुरंत कैश में या जल्द से जल्द कैश में तब्दील हो सके या कन्वर्ट हो सके। चलिए, तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे लेस लिक्विड है वो सबसे ऊपर रहेगा, जो सबसे हाई लिक्विड है वो सबसे नीचे। तो यानी सबसे नीचे क्या रहेगा? कैश इन हैंड, यानी आपके गले में जो पैसा है, आपके हाथ में जो पैसा है वो सबसे लिक्विड है, यानी वो ऑलरेडी कैश में है। राइट, क्योंकि हम लोग लेस लिक्विड सबसे ऊपर लिखते हैं, हाई लिक्विड सबसे नीचे। ठीक है। दूसरा नीचे से क्या आएगा दूसरे नंबर पे? कैश एट बैंक, यानी बैंक में जो पैसा है उसका आप तुरंत निकाल सकते हैं, गए एटीएम में कार्ड डाले, पैसे निकाल लिए। अब ऊपर आ जाते हैं, लेस लिक्विड यानी जो कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा। क्या हो सकता है? बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग आप तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी नहीं। मशीन तुरंत कैश में कन्वर्ट हो सकता है? जी नहीं। फर्नीचर तुरंत कैश में कन्वर्ट हो सकता है? जी नहीं। सो ये आपका कहाँ आएगा? एकदम सबसे ऊपर। अब सबसे ऊपर में भी देखिए, बिल्डिंग ज्यादा टाइम लेगा कैश कन्वर्ट होने में कि मशीन? बिल्डिंग, इसीलिए बिल्डिंग सबसे ऊपर। फिर क्या आता है? मशीन। फिर क्या आता है? फर्नीचर। सो इसमें भी आपका यही फंडा लगेगा, लेस लिक्विड टू हाई लिक्विड। सो बिल्डिंग सबसे लेस लिक्विड है, इसीलिए सबसे ऊपर बिल्डिंग आता है, फिर मशीनरी, फिर फर्नीचर। उसके बाद हम लोग आते हैं करंट एसेट्स एंड लोन्स एंड एडवांसेस। इसका मतलब इसमें वो सारे आइटम्स आएंगे जो आपका विद इन 12 मंथ्स यानी नेक्स्ट 12 महीने में कैश में तब्दील हो जाना है, कैश में कन्वर्ट हो जाना है विद इन 12 महीने। ठीक है जी। उसमें एडवांस, एडवांस यानी आपने एडवांस सैलरी दिया है किसी को, या फिर
आपने एडवांस में किसी को कुछ पैसे दिए हैं, एडवांस टू राम, ठीक है जी। दूसरा है डिपॉजिट, आपने रेंट डिपॉजिट दिया, बिजली विभाग को आपने डिपॉजिट दिया, वो कहां चला जाएगा, डिपॉजिट्स में। फिर आता है आपका स्टॉक, कौन सा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी, इसको हम लोग इन्वेंट्री भी बोलते हैं। उसके बाद डेटर्स, डेटर्स यानी आपने उधार में सामान बेचा है किसी को, आपने उधार में उसको सामान बेचा है, तो वो कितने दिन में पैसे देगा, 1 महीने में, 15 दिन में, तो वो 12 महीने के अंदर में पैसे वापस करेगा, तो वो आपका डेटर्स हो गया। प्रीपेड एक्सपेंस, आपका खर्चा है, आपने पहले ही पे कर दिया है। एक सपोज आपने बिजली बिल 1 महीना पहले ही पे कर दिया, ठीक है जी। रेंट 2 महीने का पहले ही पे कर दिया, तो क्या हो गया, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड बिल, प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सो आपने पहले ही पे कर दिया। अगर कोई आपका ड्यूटी, कोई आपका ऑब्लिगेशन अगर आप पहले पे कर देते हैं तो वो आपके लिए एसेट बन जाता है। सपोज करिए कि सपोज आपको आपके टीचर ने एक होमवर्क दिया, ठीक है, आप उसको घर पहुंचते ही कर लेते हैं, ठीक है। सपोज करिए समर हॉलीडेज का होमवर्क मिला, समर हॉलीडेज लंबा चलता है। अब आपने क्या किया, पहले 2 दिन में ही आपने पूरा समर हॉलीडेज का होमवर्क कंप्लीट कर दिया। तो अब आप क्या करेंगे, आप पूरा समर हॉलीडेज आराम से, चैन से, मजे से एंजॉय कर सकेंगे, क्योंकि आपके सर पे वो लाइबिलिटी, वो भार नहीं होगा, राइट। बट अगर आप पहले नहीं करते हैं अपना समर हॉलीडे वर्क, तो क्या होता है, आपका सारा समर हॉलीडेज आपके दिमाग में एक चिंता बना रहता है कि आपको समर हॉलीडेज के बाद, गर्मियों की छुट्टी के बाद आपको टीचर को होमवर्क प्रेजेंट करना है। तो वो क्या होता है, एक ऑब्लिगेशन बना रहता है। आपका दिमाग कब हल्का रहता है, जब आप पहले ही कर लेते हैं, राइट। प्रीपेड एक्सपेंस भी कुछ उसी तरह का है। अगर आप रेंट पहले पे कर देते हैं तो आपको एक चैन मिलता है, वो आपका एक एसेट बन जाता है, क्योंकि आपका दायित्व कम हो जाता है, तो लायबिलिटी कम हो जाता है, मतलब एसेट बन जाता है, ठीक है जी। चलिए फिर से आपको एसेट एंड प्रॉपर्टीज में बता दें। एसेट प्रॉपर्टीज आपका राइट हैंड साइड में रहता है बैलेंस शीट के, आपका उसका प्रेजेंटेशन फॉर्मेट होता है लेस लिक्विड से हाई लिक्विड। लेस लिक्विड यानी जो आपका टाइम लेगा कन्वर्ट होने में, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेगा कन्वर्ट होने में, कैश में कन्वर्ट होने में, वो सबसे ऊपर रहेगा। जो सबसे जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है वो सबसे नीचे। और उसी तरीके से हम चीज़ों को अरेंज करते हैं, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, स्टॉक इत्यादि इत्यादि। अब आ जाते हैं बाएं तरफ, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। कैपिटल एंड लायबिलिटीज अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उसमें क्या रहता है, कैपिटल अलग है, लायबिलिटीज अलग है। कैपिटल को अलग क्यों किया गया है, कैपिटल भी लायबिलिटी है, बट चूंकि वो ओनर का लायबिलिटी है या इनसाइडर का लायबिलिटी है, इसीलिए उसको अलग तरीके से दिखाया गया है, सो दैट कि कोई भी आदमी अगर ये बैलेंस शीट देखे तो उसको समझ में आ जाए कि ओनर ने कितना पूंजी लगाया है और कितना पूंजी बाहर का है, कितना पूंजी ओनर का है, कितना पूंजी बाहर का है, ठीक है जी। सो कैपिटल क्या हो गया, ओनर का पूंजी। उसके बाद आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस मतलब सपोज करिए आपको आपके पिताजी ने कहा कि मैं तुम्हें हर महीने 100 रुपए दूंगा,
ठीक है, खर्चे के लिए। अब आप उस 100 रुपये में से क्या किया आपने, हर महीने 10-10 रुपये निकाल के बचाना शुरू कर दिया। 12वें महीने के अंत तक आपके पास कितना रिजर्व में पैसा हो जाएगा, 1200 रुपया, राइट। सो रिजर्व क्या है, रिजर्व आपका वही पूंजी है जो आपने अलग करके एक पर्टिकुलर डिपॉजिट में बचा के रखा है। सो रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस कहां से बनता है, आपका प्रॉफिट से बनता है, ठीक है जी। रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट आ सकता है। फ्री रिजर्व यानी ऐसा रिजर्व जो आप किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। अदर रिजर्व्स यानी वो आपको मेंशन रहता है, जैसे कैपिटल रिजर्व, आपका शेयर रिडेम्पशन रिजर्व्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए, रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है आपका पूंजी जो आप प्रॉफिट में से बचा बचा के या प्रॉफिट को ही बचा के जो रखते हैं, वही आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाता है। यानी आपका जो प्रॉफिट जो आया पीएल अकाउंट में, पीएल अकाउंट में अगर आपको याद होगा मैंने लिखा था नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। सो जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट वो कहां आ जाता है, वो यहां पे आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आते हैं लोन फंड। लोन फंड यानी अगर बिजनेस ने किसी तरीके का मार्केट से लोन उठाया है तो लोन कौन सा लायबिलिटी है, आउटसाइडर्स लायबिलिटी। अब लोन कितने तरीके का हो सकता है, दो तरीके का, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन यानी एक ऐसा लोन जिसके अगेंस्ट में हमको कुछ देना पड़ा है। सपोज करिए मैंने लोन लिया और अपना घर गिरवी दिया, तो वो सिक्योर्ड लोन हुआ। अनसिक्योर्ड लोन यानी ऐसा लोन जिसके एक्सचेंज में, जिसके बदले हमको कुछ नहीं देना पड़ा है। सो सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। उसके पश्चात आता है करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। एक चीज आपको बता दे, जैसे हमने एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज में लेस लिक्विड से हाई लिक्विड में गए थे, कैपिटल एंड लायबिलिटीज में रिपेबल पीरियड पे जाते हैं। यानी कब हमको ये लायबिलिटी को चुकता करना है, कितना टाइम पीरियड पे उसको चुकता करना है, उसके अकॉर्डिंग जाते हैं। जो जल्दी चुकता करना है वो नीचे लिखते हैं, जो सबसे लास्ट में चुकता होगा वो सबसे ऊपर आएगा। तो इसीलिए ओनर जो पूंजी लगाता है वो सबसे लास्ट में निकलेगा। सबसे पहले किसको पे करेगा, जो आपका करंट लायबिलिटीज है। करंट यानी जो आपको अगले 12 महीना में पे कर देना है, वो लायबिलिटी जो आपको अगले 12 महीना के अंदर पे कर देना है। जैसे आपने किसी से उधार में सामान खरीदा है, क्रेडिटर्स। आपका बिजली बिल मार्च का जो आपने नहीं पे किया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आपका रेंट जो आपने नहीं पे किया है, या ऐसा कोई भी खर्चा जो आपने नहीं पे किया है जबकि खर्चा खड़ा हो चुका है, वो हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। शॉर्ट टर्म लोन यानी 1 महीना के लिए आपने लोन लिया, 2 महीना के लिए लोन लिया, 10 महीना के लिए लोन लिया, वो हो गया आपका शॉर्ट टर्म लोन, इत्यादि इत्यादि। यानी ऐसा जो भी लायबिलिटी है, जो भी दायित्व है जो आपको आने वाले 12 महीना के अंदर आपको पे कर देना है, आपको मिटा लेना है, आपको वापस कर देना है, वो आपका करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस में लिखाता है। सो कैपिटल सबसे ऊपर, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर में आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फ्री रिजर्व्स, अदर रिजर्व्स एटसेट्रा। फिर आता है लोन फंड। लोन फंड के अंडर में रहता है सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। फिर आता है आपका लास्ट में करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। उसमें क्या रहता है, क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। सो एक बार रिकैप कर दे, बैलेंस शीट आपका क्या बताता है, आपका कोई भी स्टेट ऑफ अफेयर यानी किसी भी बिजनेस का किसी भी पर्टिकुलर डेट में क्या स्थिति है। क्या स्थिति है बोले तो उसका क्या एसेट्स है, उसका क्या लायबिलिटी है। याद रखिएगा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलता था,
टोटल एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी, और इसी कॉन्सेप्ट पे आपका बैलेंस शीट बनता है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, एसेट्स कैसे प्रेजेंट करते हैं? एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज हम लोग प्रेजेंट करते हैं लेस लिक्विड से हाई लिक्विड के फॉर्मेट में, यानी जो सबसे ज्यादा टाइम में कैश में कन्वर्ट हो सकेगा वो सबसे ऊपर आएगा, जो सबसे जल्दी कन्वर्ट होगा वो सबसे नीचे रहेगा। उस कारण से फिक्स्ड एसेट सबसे ऊपर रहता है, कैश इन हैंड सबसे नीचे रहता है। लायबिलिटी साइड में आते हैं। लायबिलिटी साइड में कैसे प्रेजेंट करते हैं? वो ऑब्लिगेशन आपका सबसे ऊपर रहता है जो सबसे लास्ट में आपको पे करना है। जैसे ओनर का पूंजी, ओनर का पूंजी बिजनेस सबसे अंतिम में वापस करेगा। जो सबसे पहले वापस करना है, जो 12 महीना के अंदर आपको लायबिलिटी को चुकता कर देना है, वो सबसे नीचे रहता है। सो सर्विस क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म लोन इत्यादि इत्यादि आपका सबसे नीचे रहता है। वो किस हेड के अंडर में रहता है? करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। सो सबसे पहले आता है कैपिटल, फिर आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर लोन फंड, फिर करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। ये आपका हुआ बैलेंस शीट और उसका फॉर्मेट। हम लोगों ने लास्ट सेशन में बैलेंस शीट देखा था, बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा था। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में कितने कॉलम्स बनते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या रहता है, राइट हैंड साइड क्या रहता है, बैलेंस शीट का फंडामेंटल क्या है। याद रखिएगा, बैलेंस शीट का फंडामेंटल आपका अकाउंटिंग इक्वेशन से आता है, जिसमें सिग्मा एसेट इज इक्वल टू सिग्मा लायबिलिटी, यानी टोटल एसेट जो होता है आपका लायबिलिटी के बराबर होता है। आपका अकाउंट सही बना है कि नहीं वो दो जगह से पता चलता है। ठीक है जी, सबसे पहले आपका रिकॉर्डिंग सही हुआ है कि नहीं, आपका क्लासिफाइंग सही, क्लासिफिकेशन सही हुआ है कि नहीं, वो कैसे पता चलता है? वो आपका पता चलता है ट्रायल बैलेंस से। अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट नहीं मिलता है, इसका मतलब कहीं पे रिकॉर्डिंग में गड़बड़ी है, या क्लासिफिकेशन में गड़बड़ी है, या कहीं कुछ चूक हो गई है। ठीक है, आपका अकाउंट सही बना है कि नहीं, इसका टेस्टिंग कैसे होता है? इसका टेस्टिंग आपका बैलेंस शीट करता है। यानी आपका अकाउंट्स बनने के बाद आपका बैलेंस शीट का जो कैपिटल एंड लायबिलिटी का टोटल है, वो आपका एसेट एंड प्रॉपर्टीज के टोटल के साथ मैच कर जाएगा। क्यों मैच करेगा? क्योंकि आपका अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलता है? सिग्मा एसेट इज इक्वल टू सिग्मा लायबिलिटी, यानी जितना एसेट है बिजनेस का उतना ही लायबिलिटी होगा, उससे कम नहीं हो सकता है, उससे ज्यादा भी नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक देख लेते हैं बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे सामने, उसका पेज नंबर 82 पे है, बेसिकली क्वेश्चन 80 पे है। उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कहता है The opening capital of the business is 1,64,400, यानी बिजनेस का जो साल के शुरुआत के दिन उसका कैपिटल कितना था? 1,64,400। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले क्या आता है? कैपिटल अकाउंट। क्यों? ये सबसे लास्ट में पे होगा। ठीक है जी, सो कितना लिखेंगे? सो ओपनिंग कैपिटल यानी वो पिछला अकाउंट से आ रहा है, राइट, पिछले साल से आ रहा है। सो एज पर लास्ट अकाउंट कितना है? 1,64,400, राइट। नेक्स्ट इट सेज दैट द क्वेश्चन बोलता है कि इस बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया 14,380 रुपए का। ठीक है जी, 14,380 रुपए का। तो आप इसको दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, या तो आप इसी में प्रॉफिट को जोड़ सकते हैं, या फिर आप इस प्रॉफिट को रिजर्व एंड सरप्लस में
भी दिखा सकते हैं। ठीक है जी, आप दोनों कर सकते हैं, इसमें दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, बट फिलहाल हम लोग फर्स्ट मेथड पे चलते हैं। छोटे छोटे बिजनेस के लिए हम लोग ये वाला फर्स्ट टेक्निक यूज करते हैं। जैसे बिजनेस बड़ा हो जाता है हम लोग थोड़ा टेक्निक चेंज करते हैं और रिजर्व्स एंड सरप्लस में बुक करना शुरू करते हैं। सो कैपिटल अकाउंट 164,400 एड प्रॉफिट, आपका टोटल आ जाता है 178,780। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि ओनर ने 44,000 का पर्सनल ड्राइंग किया है। ओनर ने 44,000 का पर्सनल ड्राइंग किया। ड्राइंग यानी उसने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए 44,000 का सामान निकाल लिया है। वो क्या होता है, आप लेस ड्राइंग करते हैं। आपका कितना हो जाएगा, 1,34,780। 1,34,780। ड्राइंग माइनस क्यों हो जाता है? ड्राइंग मतलब उस ओनर ने गुड्स बिजनेस से निकाल लिया। सो ओनर ने जब गुड्स निकाला, सो गुड्स कहाँ जा रहा है? ओनर के पास जा रहा है। कैपिटल बिजनेस कैपिटल है ओनर का बिजनेस के प्रति लायबिलिटी। तो जब ओनर ने गुड्स ले लिया तो इसका मतलब उसका लायबिलिटी थोड़ा कम हो गया, इसीलिए कैपिटल में से ड्राइंग को माइनस कर देते हैं। यानी ओनर का जो लायबिलिटी है बिजनेस के पास वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि ओनर ने बिजनेस से 44,000 का सामान निकाल लिया। तो यानी 44,000 सामान तो ओनर ले गया बिजनेस से, तो यानी बिजनेस को अब 44,000 कम पे करना है ओनर को, इसीलिए माइनस करते हैं। और प्रॉफिट क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि प्रॉफिट जो है वो ओनर का है, वो सारा प्रॉफिट ओनर को जाना है, लेकिन फिलहाल कहाँ है? बिजनेस के पास है। तो इसीलिए ओनर के प्रति बिजनेस का दायित्व या और बढ़ जाता है, इसीलिए ऐड कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बोलता है बिजनेस हैज टेकन अ सिक्योर्ड लोन ऑफ 50,000। ठीक है जी। अब आपको याद होगा मैंने क्या बोला था, कैपिटल आता है, कैपिटल के बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर लोन, राइट। लोन में दो तरीके का हो सकता है, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। ये आपका सिक्योर्ड लोन है 50,000। जो सबसे जल्दी रीपे करना पड़ेगा वो सबसे नीचे रहेगा, जो सबसे लास्ट में रीपे करेगा वो सबसे ऊपर रहेगा। फिर क्या बोलता है, There is a sundry creditor of 1,12,000। sundry creditor क्या हो गया आपका? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी यानी नेक्स्ट 12 महीने के अंदर पे कर देना है। सो हम क्या करेंगे, करंट लायबिलिटीज मेन हेडिंग है, उसके अंदर क्या आ जा रहा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है, 1,12,000 रुपया। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी वो खर्चा जो आपने पे नहीं किया है जबकि आपको पे कर देना चाहिए था। क्या क्या है? रेंट, वेजेस, बोनस, यानी ये सारा खर्चा आपको पे कर देना था बट आपने किया नहीं। सो ये कौन सा खर्चा है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। उसमें क्या क्या है? रेंट, वेजेस, बोनस। कितना कितना है? 720।
600 और 1800। करंट लायबिलिटीज़ में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी वो खर्चा जो आपने पे नहीं किया है बट आपको पे करना चाहिए था, क्योंकि आपका दायित्व खरा हो चुका है पे करने का, बट आपने पे नहीं किया है। सो रेंट 720, वेजेस 600, बोनस 1800, जोड़ के आपका आ जाता है 3120। इसको टोटल करेंगे, तो टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 0, 8 + 2 10, 178 + 1 9, 4 + 2 6 3 9, 3 5 8 1 9, 1 + 1 2, so 2,999,000। अब आ जाते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में क्वेश्चन बोलता है there is a building of 20,000 on which depreciation has been charged ₹500। so सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले क्या आता है आपका लीस लिक्विड। लीस लिक्विड में आपका क्या आएगा, बिल्डिंग। ठीक है जी। बिल्डिंग कितना कह रहा है, बोला बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो 20,000 है और उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया गया है। डिप्रिसिएशन क्या करता है, वैल्यू को गिराता है। सो बिल्डिंग लेस डिप्रिसिएशन, कितना बोला है डिप्रिसिएशन, 500 का। तो आपका बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो गया, 19,500। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूज 20,000, डिप्रिसिएशन 2,000। प्लांट एंड मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी भी 20,000 का है, जिस पे डिप्रिसिएशन कितना चार्ज किया गया है, 2,000। आपका कितना हो जाता है, 18,000। नेक्स्ट, फर्नीचर 14,000, डिप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज 1,400। मतलब फर्नीचर है जो है 14,000 का है, जिस पे डिप्रिसिएशन चार्ज कर लिया गया है 1,400 रुपया। डीपी मतलब डिप्रिसिएशन, याद रखिएगा, और डीपी नहीं लिखिएगा, पूरा डिप्रिसिएशन लिखिएगा। सो आपका हो गया 600, 12,600। ठीक है जी। नेक्स्ट बताता है द बिजनेस हैज स्टॉक इन ट्रेड ऑफ 88,000। यानी अब क्या बोलता है कि बिजनेस के पास इन्वेंट्री है, क्लोजिंग स्टॉक है, कितने का, 88,000 का। सो अब इसके फिक्स्ड एसेट खत्म हो गया। ये आपका क्या पोर्शन था, ये आपका था फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के बाद क्या आ जाता है, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में सबसे पहले क्या आएगा, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक या इन्वेंटरी कितना बोल रहा है, 88,000।
ठीक है जी। फिर कहता है there are sundry debtors of 1,06,300 and bad debts, further bad debts of 300। यानी डेटर यानी जिससे हमको पैसा मिलना वाला है, जिसको सामान मैंने उधार में बेचा है। कितना में बेचा है? 1,06,300 में। यानी मुझे डेटर्स यानी मुझे पार्टी से कितना मिलना है? 1,06,300। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हो सकता है 300 मुझे ना मिले। यानी 1,06,300 है बट 300 लगता है नहीं मिलने वाला है। तो अगर नहीं मिलने वाला है तो हम क्या करेंगे? बैड डेट्स यानी ऐसा डेट जो खराब हो चुका है, यानी वो नहीं आने वाला है मेरे पास। तो मेरे पास एक्चुअली डेटर्स कितना है? 1,06,000। ठीक है जी। फिर क्या बोलता है? प्रीपेड इंश्योरेंस, यानी इंश्योरेंस जो था वो मैंने पहले ही पे कर दिया। मुझे पे करना था बाद में, मैंने पहले ही पे कर दिया। सो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है? 800 रुपया। इसके पश्चात क्या बोलता है? बैंक में कैश है 52,000 रुपया। सो कैश एट बैंक, हाउ मच? 52,000। लास्टली हाथ में कैश है 3,000। सो कैश इन हैंड 3,000। इसको टोटल करेंगे तो मेरा आपका आ जाएगा 299900। सो सिग्मा ए एसेट का टोटल कितना है? 2,99,900। लाइबिलिटी का टोटल कितना है? 2,99,900। बराबर है। क्या बैलेंस शीट मिल गया? मिल गया। क्या आपका बैलेंस शीट मैच कर गया? मैच कर गया। क्या आपका फाइनल अकाउंट सही है? हाँ जी, आपका फाइनल अकाउंट्स सही है। सो फाइनल अकाउंट्स मिलने का यही इंडिकेटर है कि आपका टोटल एसेट विल बी इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। सो फिर से एक बार रिकैप करें। कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, करंट लाइबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। करंट एसेट में स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड इंश्योरेंस, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। कैपिटल एज पर लास्ट अकाउंट यानी ओपनिंग कैपिटल, उसमें प्रॉफिट जोड़ देते हैं साल का, ड्राइंग निकाल देते हैं। सिक्योर्ड लोन, करंट लाइबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी वो खर्चा जो आपका खड़ा हो चुका है लेकिन आपने पे नहीं किया है। प्रीपेड इंश्योरेंस यानी आपने पहले ही पे कर दिया है। इस तरीके से हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, जो आपका हो गया फाइनल अकाउंट्स का थर्ड और फाइनल स्टेटमेंट। सो फर्स्ट सेशन से लेके अभी तक हम लोगों ने जो अकाउंट्स पढ़ा, उसका जो सोल ऑब्जेक्टिव है, उसका जो एम है, उसका जो पर्पस है, वो बनाने का जो हमारा मेन उद्देश्य था वो था बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, जो कि हमने आज देख लिया। सो फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं फाइनली अकाउंट्स को। अकाउंट्स क्या होता है? अकाउंट्स एक आर्ट होता है। किस चीज का? रिकॉर्डिंग का। वो कैसे होता है? जर्नल से। फिर क्या करते हैं? क्लासिफाई। कैसे करते हैं? लेजर से। फिर क्या करते हैं? समराइज। कैसे करते हैं? ट्रायल बैलेंस से। ये सब करने के पश्चात हम क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स कैसे बनता है?
प्रॉफिट लॉस ट्रेडिंग अकाउंट से, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से और बैलेंस शीट से। ट्रेडिंग और प्रॉफिट आपका क्या बताता है, उस बिजनेस में लॉस है कि प्रॉफिट है। बैलेंस शीट क्या बताता है कि आपको एसेट कितना है, आपका लायबिलिटी कितना है एक पर्टिकुलर तारीख को। और ये जो फाइनल अकाउंट से ये यूज कौन करता है, जो उस बिजनेस में इंटरेस्टेड रहता है, जैसे मालिक, क्रेडिटर, लेबर, सरकार, इन्वेस्टर्स इत्यादि इत्यादि।